नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। BR अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए बयान पर अब देश में राजनीति गर्म है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर बीजेपी से माफी मांगने की बात कह रही है। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जो अम्बेडकर का अपमान किया है उससे वे छिपा नहीं सकते। एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने अम्बेडकर की विरासत को मिटाने की चाल चली। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नरेंद्र मोदी ने लिखा कि भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव प्रयास किए। वहीं कांग्रेस ने 2 बार बाबा साहिब को चुनाव में हराने की बात जो है वो चाल चली है। वहीं पंडित नेहरू ने भी उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार का जो है प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया। वहीं उन्हें भारत रत्न देने से इनकार भी कर दिया गया। कांग्रेस ने उसकी तस्वीरों को संसद के सेंट्रल हॉल में गौरव का स्थान देने से भी इनकार कर दिया गया था। ये सब बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा की हैं। गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर देश की राजनीति में जो हलचल मची है वो काफी देखी जा रही है। वहीं इस बीच अब इस विवाद पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं पूर्व सीएम मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला है। पूर्व सीएम मायावती ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग भी मिल गया था। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में योद्धावास के दौरान एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। यहां बम फटने से 2 सैनिक शहीद हो गए जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल सैनिक को हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ के हॉस्पिटल भेजा गया है। वहीं आपको बताते चले कि लून करंट सर CO नरेंद्र पूनिया ने बताया है कि अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तोप में गोला लोड करने के वक्त जो है वो फटा था। इसमें एक हवलदार और एक कांस्टेबल की भी मौत की खबर सामने आई है। वहीं मृतकों में से एक दौसा और दूसरा यूपी का रहने वाला था। एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है, जिसे हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ के लिए भेजा गया है। गौरतलब है कि बीकानेर ही महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में योद्धावास के दौरान ये दूसरा हादसा वहां पर हुआ है। वहीं 3 दिन पहले यहां एक जवान की उस वक्त मौत हो गई जब वह तोप को टोइंग व्हीकल से अटैच कर रहा था। वहीं तोप फिसल गई और बीच में दबने से सिपाही की मौत हो गई। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी जो है वो दोहराई है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि भारत की ओर से कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जाता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसे को तैसा अगर वो हम पर टैक्स लगाते हैं तो हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। वहीं अगर हम मामले में वह हम पर टैक्स लगा रहे हैं तो हमने उन पर अब तक टैक्स नहीं लगाया है। वहीं चीन के साथ संभावित व्यापार समझौते से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत और ब्राजील उन देशों में शामिल हैं जो अमेरिकी उत्पादों पर काफी ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर वह हम पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम भी उन उत्पादों पर समान टैक्स लगाएंगे।
को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद बुजुर्गों के लिए दिल्ली सरकार संजीवनी योजना लेकर आएगी। इसमें 60 साल के ऊपर के उम्र के सभी नागरिकों का मुफ्त इलाज होगा। इसमें कोई लिमिट या श्रेणी नहीं दी गई है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये योजना लागू होगी। वहीं आपको बता दें कि संजीवनी योजना का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज जो मैं बुजुर्गों के लिए स्कीम का ऐलान कर रहा हूं वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। हम बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है, अब हमारी बारी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हम श्रवण कुमार से प्रेरित होकर बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत, अभी तक तकरीबन 1 लाख बुजुर्ग इस योजना का लाभ भी उठा चुके हैं। वहीं उनके साथ तमाम नेता भी उपस्थित रहे, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने इस घोषणा की जो है ऐलान किया। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। तो आज संभल हिंसा मामले में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द कराने के लिए सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं आपको बता दें कि याचिका में उन्होंने कहा कि एक पढ़े लिखे और शिक्षित हम सांसद हैं। आशंका जताई है कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग भी उठाई है। वहीं साथ ही मुकदमों को रद्द करने की गुहार भी लगाई है। वहीं संभल जिले में 24 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान दंगे भड़क गए थे। इसमें 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी। वहीं 2 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए थे। इसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वहीं इस मामले में 2500 से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें सांसद जियाउर रहमान वर्क भी शामिल है। सांसद पर आरोप है कि मस्जिद से भड़काऊ भाषण देने के बाद हिंसा भड़की थी और दंगे हुए थे। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस जो है वो सांसद जियाउर रहमान वर्क के खिलाफ जो है सबूत एकत्रित कर रही है और कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। एक चुनाव विधेयक पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन और सोच है कि भारत विकसित राष्ट्र बने। हम लगातार समस्याओं में ही उलझे रहते हैं कि कभी पंचायत, कभी नगर पालिका, कभी विधायिका या कभी संसद का चुनाव। इन्हीं चुनावों के अंदर समय और पैसा भी बर्बाद होता है। वहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बिल पीएम मोदी लाए हैं उसमें जो है उसकी उन्होंने प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि इससे खर्चा भी कम होगा, समय की बचत भी होगी। वहीं नायब सिंह सैनी ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, और हम लगातार समस्याओं में ही उलझते रहते हैं। कभी चुनाव पंचायत का है, कभी चुनाव नगर पालिका का है, और कभी चुनाव विधायिका का है, और कभी चुनाव सांसद का है, लोकसभा का है। इन्हीं चुनावों के अंदर समय बर्बाद और पैसा वेस्टेज होता था। प्रधानमंत्री जी जो बिल लेकर के आए हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। 1 नेशन 1 इलेक्शन। वहीं हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे पंडित के बारे में जिन्होंने अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपने स्कूल में ही जो है पुस्तक का वितरण किया, जहां पर हम बात कर रहे हैं विचार शास्त्री जी की, जहां उन्होंने गोकुल में जाकर बच्चों को जो है संस्कृति का पाठ पढ़ाया, जहां पर वो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुस्तक का वितरण भी किया और प्रिंसिपल से तमाम जो है संस्कृति के बारे में उनको जानकारी दी। क्या कुछ हमारे रिपोर्टर्स ने भी बात की है, देखिए रिपोर्ट।
तो सर हम जानना चाहते हैं मतलब यहाँ कार्यक्रम कैसे शुरुआत, बच्चों की शिक्षा और ये सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, मतलब कब से परंपरा चलती आ रही है। शारदा देवी संस्कृत विद्यापीठ 1994 में स्थापित हुआ। इसका मूल उद्देश्य जो हमारी प्रबंध समिति के प्रबंधक हैं श्री मदन लाल गुप्ता जी, उनका एक ही उद्देश्य था कि मॉडर्न विषयों की पढ़ाई के साथ समस्त भारत में हम शारदा देवी संस्कृत विद्यापीठ के माध्यम से गुरुकुलीय पद्धति वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, ज्योतिष आदि ग्रंथों का अध्ययन अपने छात्रों को कराएं, जिससे हमारे विद्यापीठ में पढ़ने वाले छात्र मॉडर्न विषयों के साथ साथ संस्कृत वेद, वेदांग आदि ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकें। तो 1994 में 12-13 बच्चों से प्रारंभ हुआ यह विद्यापीठ, जिसका उद्घाटन श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी ने किया था। तब से अनवरत शारदा देवी संस्कृत विद्यापीठ की यह ज्ञान गंगा की यात्रा अनवरत आप सभी महानुभावों की उपस्थिति में चल रही है। संस्कृत फिलॉसफी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, एमए तक की क्लास। ये गुरुकुल है। गुरुकुल परंपरा में बच्चों का जो जीवन होता है ना, वो छात्रावासीय जीवन होता है और यहाँ संपूर्ण वेद वेदांगों का के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक सभी विषयों का अध्ययन बच्चे करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये लघु भारत है। यहाँ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बहुत सारे प्रांतों, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल तक के बच्चे, उत्तराखंड के बहुतायत संख्या के छात्र हमारे यहाँ होते हैं। बहुत मेधावी छात्र होते हैं। उसी मेधावी छात्रों में से एक कड़ी जो हमारी सबसे मजबूत कड़ी है, आचार्य विकास शास्त्री जी, जो हमारे बीच आज आए हैं और इनका सदैव से इस विद्यापीठ के प्रति बड़ा अगाध प्रेम रहा है। आज हमारे बीच हैं। विद्यापीठ परिवार इन पे गर्व करता है क्योंकि इनका जो आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार रहा है वो सदैव से बड़ा ही अनुकरणीय रहा है, प्रशंसनीय रहा है। मैं यहाँ पूर्व में मैंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की और जब मैं इन बच्चों के बीच में आता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है। गुरुकुल सनातन की जड़ें हैं। अगर हमें सनातन को जीवंत रखना है, सनातन को आगे बढ़ाना है, सनातन का विकास हम चाहते हैं और अपितु विश्व का कल्याण हम चाहते हैं, तो गुरुकुल की रक्षा परम आवश्यक है। इन बच्चों को प्रोत्साहित करना है, इनके बीच में हमें आना चाहिए, इनके साथ हमें कोई भी फंक्शन हो उसे मनाएं। आपके घर में जन्म दिवस है, इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, इनके साथ वो खुशियाँ बांटें, जिससे इन बच्चों को उत्साह मिले। आज ब्राह्मण अपने बच्चे को ब्राह्मण नहीं बनाना चाहता। अगर ये पंडित नहीं रहे, ये सनातन की धरोहर नहीं रही तो कैसे जीवंत रहेगा? आपके कौन घर में संस्कार कराएगा? भारत का जो सनातन धर्म है वो देश विदेश में कैसे फैलेगा? ये बटुक ब्राह्मणों के कारण ही तो चल रहा है सनातन। अगर आप सब चाहते हैं कि सनातन जीवंत रहे तो आप सब आएँ और गुरुकुलों में इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।